देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं। कह दो उन्हें कि सीने पर जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं और हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विधि त्रिपाठी और मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 आगरा की छात्रा हूँ। मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हैं वो माँ भारती के एक वीर पुत्र का है, जिसने हिंदुस्तान को स्वतंत्र बनाने में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। श्री रोशनलाल गुप्त करुणेश जी भारत के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, क्योंकि वे एक अकीर्तिक नायक है, एक अनसंग हीरो। सीधे शब्दों में बोले तो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने जीवन तो समर्पित कर दिया, लेकिन ये हमारी विडंबना है कि इतिहासकार उन तक कुछ खास पहुंच नहीं पाए। इसलिए आज मैं यहाँ आई हूँ। करुणेश जी तो अब स्वर्गवासी हो चले हैं, किंतु उनके बेटे श्री आदर्श नंदन जी आज भी अपने पिता की धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर बताइए, सर्वप्रथम आपके पिताजी कैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे? उनमें कई सारे गुण थे। वे एक अच्छे वैद्य भी थे, एक अच्छे कवि थे, एक अच्छे पत्रकार थे, और सबसे बड़ा जो संकल्प उन्होंने बचपन में लिया था वो हमेशा उन्होंने बनाए रखा। और चाहे कलम के माध्यम हो, वाणी का माध्यम हो, विचारों का माध्यम हो, कोई भी माध्यम हो, उनके रग रग में देशभक्ति भरी थी और वही सब उन भावनाओं में प्रकट हुआ करती थी। हमेशा कभी भी कहीं भी उन्होंने देशभक्ति के आगे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। लगातार समर्पण राष्ट्र के प्रति, देशभक्ति के प्रति और महापुरुषों के प्रति रहा। तो कितनी साल की आयु में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का निश्चय किया था? उनका जन्म बुलंदशहर में हुआ था। पहले अपना एक प्रारंभिक काल था, उसमें पहले 2 बच्चों के लिए संगठन हुआ करती थी, एक बानर सेना और एक बाल भारत सभा। बानर सेना तो थोड़ी उत्पाती हुआ करती थी, चले आते थे, और बाल भारत सभा लोगों को, सेनानियों को सहयोग करना, उनको आर्थिक राशि पहुंचाना, उनके पत्रों को इधर से उधर पहुंचाना, ये काम किया करती थी। तो उस बाल भारत सभा के दौरान उन्होंने बच्चे जुलूस भी निकाला करते, तो उस दौरान भी 1-2 बार वो जेल गए। छोटे बच्चों को पुलिस वाले, अंग्रेज पुलिस ये करती थी, जेल तो नहीं ले आती थी, लेकिन उन्हें लिया, गाड़ी में भरा और जंगलों में छोड़ आए। तो वो पैदल भटकते भटकते शहर आते थे, ये उनको दंड दिया जाता। क्योंकि मैंने भी सुना है कि वो मात्र 9 वर्ष की आयु के थे जब वो पहली बार जेल गए थे। तो अपने जीवन के प्रत्येक चरण में वे माँ भारती को समर्पित रहे थे। उनकी इस यात्रा का आरंभ कहाँ से होता है? राम बारात का क्या किस्सा था? 9-10 वर्ष की आयु से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। बाल वगैरह सभा वगैरह यात्राएं, वो आंदोलनों में तो भाग लेते थे, लेकिन उनकी कलम चलने लगी, शुरू से कविताएं लिखने लगी। तो उस जमाने में उजाला अखबार और सैनिक अखबार निकला करता था, तो वो लिखना शुरू किया उन्होंने। फिर जब तो अपने जीवन के प्रत्येक चरण में वे माँ भारती को समर्पित रहे थे। उनकी इस यात्रा का आरंभ कहाँ से होता है? राम बारात का क्या किस्सा था? 9-10 वर्ष की आयु से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। बाल वगैरह सभा वगैरह यात्राएं, वो आंदोलनों में तो भाग लेते थे, लेकिन उनकी कलम चलने लगी, शुरू से कविताएं लिखने लगी। तो उस जमाने में उजाला अखबार और सैनिक अखबार निकला करता था, तो वो लिखना शुरू किया उन्होंने। फिर जब लिखते रहे, बहुत सारी बातें हुई, तब 1938 आ गया। 1938 में उन्होंने खुद का अखबार निकाला, आशा अखबार निकाला। आशा अखबार फिर 1940 में लंदन में ओडायर को उधम सिंह ने गोली से मार दिया था, है ना। उसकी खबर उन्होंने आगरा में आशा पत्र में छापी। तो आगरा जैसी खबर छपी और लोगों में बटा हुआ, तो तहलका मच गया। और 21 साल बाद जलियांवाला बाग के खून का बदला, ये हेडिंग था उसमें ना। तो दो उन्होंने बहुत जोहरशाली काम किए थे, अखबार में छापना और फिर लोगों को बांट देना। तो ये आगरा के कलेक्टर थे D.P. हार्डी, उनको बहुत नागवार गुजरा। उन्होंने पिताजी को
कोतवाली में बुलाया और पूछा कि आपने कहाँ से समाचार लिया है। किसी भी पत्रकार, जो सैद्धांतिक पत्रकारों के सिद्धांत होता है कि वो अपनी खबर का सूत्र नहीं बताते, हम खबर कहाँ से मिली है, क्योंकि वो लीक हो गई तो हमारा जो सूत्र है फिर वो खबर नहीं देगा। तो उन्होंने संपादक की पत्रकारिता की मर्यादा को अपनाए रखते हुए अपना सूत्र नहीं बताया कि हमें खबर कहाँ से मिली है। इसलिए दूसरे खबर छापने के चक्कर में उन्हें बहुत यातनाएं दी गई और उसके बाद में अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये आशा का मामला था। और राम बरात का ये था कि जैसे 40 में जब अखबार बंद हुआ तो उन्हें प्रतिशोध आया कि मेरा अखबार क्यों बंद कर दिया, उन्हें क्यों पता नहीं दी। तो प्रतिशोध की वजह से उन्होंने क्या किया, वे वैसे लगातार गांधी जी के अनुयायी थे, अहिंसावादी थे। तो राम बरात में ये परंपरा थी पहले कि जितने भी जो राय साहब और खान बहादुर हुआ करते थे, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए सेठ हुआ करते थे, वो सारे पैसे वाले लोग राम बरात वाले दिन बरौलिया मिलने के, जो वेलिंगटन में बरौलिया मिलने गए, वहाँ पर उनका सम्मान किया करते थे। तो 27 सितंबर 1940 को भी राम बरात निकल गई थी। राम बरात जैसी निकल गई तो वहाँ विस्फोट हुए। उस विस्फोट में 3 लोग थे, पिताजी थे, राम प्रसाद भारती थे और श्री भाजू गुप्ता भी थे। जो बम विस्फोट हुए, बम विस्फोट में हार्डी घायल हुआ और वो गिर गया, उसको अस्पताल ले आया। बाकी 32 लोग बगल में घायल हो गए थे। इसमें भाजू गुप्ता जी हिरासत में लिए जा सके थे, बाकी दोनों लोग भूमिगत हुए थे। ये राम बरात से जुड़ा ये था उसको। मेरी रिसर्च कहती है कि श्री करुणेश जी बहुत अच्छे साहित्यकार भी थे। क्या क्या ऐसी रचनाएं उन्होंने लिखी थी जो उस समय बहुत प्रसिद्ध हुई? वे कवि भी थे और साहित्यकार भी थे। साहित्य को उन्होंने एक अलग दिशा दी थी, क्योंकि वे स्वतंत्रता सेनानी खुद थे। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने खुद भाग लिया था। वो शहीद की पत्मा चूना बेच रही थी, किसी ने परचूनी दुकान लगा रखी थी। मतलब उनका जो चूंकि वो तो सर्वोच्च उठा चुके थे अपना, कोई न घर था कुछ नहीं था ज्यादातर लोगों का, और उनकी बुरी स्थिति चल रही थी। तो 1972 में से पहले यहाँ फिरोजाबाद में पंडित बनारसी चतुर्वेदी थे। उन्होंने शहीदों का श्राद्ध करके श्रृंखला शुरू की थी, शहीदों को आगे लाए। उसी परंपरा ने पिताजी ने भी अपना विषय, जो मुख्य विषय था, वो स्वतंत्रता सेनानियों को आगे बढ़ाना, उनको आगे लाना, उनको सहायता करना, जो गुम हो चुके स्वतंत्रता उनको बाहर लाना, उन पर किताबें लिखवाना, ये कार्य थे। और इसके अलावा भी साप्ताहिक और दैनिक स्वराज टाइम्स में पत्रकार थे। इसमें एक और चीज बताना मैं भूल गया हूँ। 1940 के बाद में वो एक बम बना रहे थे। एक बम उनका ये प्रयास था कि अगर हम नदी में जा रहे हो तो नदी में पीछे अगर पुलिस पड़ी हो तो हम नदी में विस्फोट कर रहे हैं तो वो बम विस्फोट हो जाए और हमें पीछे कर रहे पुलिस या कोई भी लोग उन्हें पीछे नहीं आ सकते, दूर भाग जाए ना। उस बम को बनाते समय वो अच्छा खुद, क्योंकि वो आयुर्वेद के आचार्य थे तो उनको रसायनों की क्रियाएं पता थी, इसलिए बम बनाने में अभ्यस्त थे। वो विष की क्या गुण होता है, कैसे होता है, वो सब पढ़ा लिखा था उन्होंने। किसकी क्रिया होती है, किसकी प्रतिक्रिया होती है, वो सब जानकारी, विशेषज्ञ थे वो उसके। तो बम बनाकर वो उसका देख रहे थे, चेकअप कर। हमारे दिल्ली का साप्ताहिक हिंदुस्तान, अखबार टाइम्स, हिंदुस्तान, इन सब में मिला के उनके करीब 8000 रचना हुई थी। और मेरा विश्वास है कि पूरे विश्व भर में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन देश में कोई भी ऐसे पत्रकार नहीं होंगे जिन्होंने दृष्टि छीड़ देकर लगातार पत्रकारिता की हो। और उन्होंने 8000 लेख लिखे हो और किताबें लिखी हो। उसी दौरान उन्होंने एक किताब लिखी थी उर्मिला के 14 वर्ष, जो काफी विख्यात रही। और उसका उन्होंने कोई आर्थिक लाभ नहीं लिया। वो उर्मिला के जिस पक्ष को नहीं लिखा गया था, जिसकी इच्छा भी की गई थी, उस पक्ष को उन्होंने लिखा। और जहाँ जहाँ कुंभ हुआ करते थे वो वहाँ वितरित किया करते थे। तो इस तरह से करते रहे। इसके बाद में
उसको हमने भी बाद में भी प्रकाशित किया और अभी भी हम प्रकाशित करते हैं, उसको लगातार बना रहे हैं उसको, है ना। श्री करुणेश जी ने आंदोलनों के दौरान त्रिकंटक दल की स्थापना की थी, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जैसे विक्रम संवत्सर चलता है उसी प्रकार एक गांधी संवत्सर चलाने का प्रयास किया था, वो सफल नहीं हुआ और गांधी जी पर एक कैलेंडर में उन्होंने उसमें प्रकाशित किया। फिर उसके जीवन बाद में स्वतंत्रता मिलने के बाद भी वे देशभक्तों के कैलेंडर छापा करते थे, बांटा करते थे लोगों में, ताकि लोग अपने देशभक्तों को कम से कम पहचानते रहे। तो सरकार द्वारा और अन्य संस्थानों द्वारा क्या क्या पुरस्कार, क्या क्या सम्मान उनको दिया गया? पिताजी को क्योंकि वे पत्रकार भी थे, लेखक भी थे, साहित्यकार भी थे, तो उन्हें सम्मान बहुत मिले। सरकार ने तो 1972 में सेनानियों की शोध ली थी, उससे पहले कोई शोध नहीं ली। इंदिरा गांधी ने 1972 में एक पेंशन, सम्मान पेंशन कहा गया उसको, एक आम पेंशन नहीं थी, पेंशन दी। फिर बहुत बाद में बस का पास दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उनके साथ एक व्यक्ति फ्री जा सकता था। फिर उसके बाद में रेलवे पास दिया फर्स्ट क्लास का, उसमें भी एक अटेंडेंस फ्री आ सकता था, पूरे देश में कहीं भी आ सकते थे। लेकिन विडम्बना ये थी कि ये सुविधाएं तब दी गई जब सेनानी अशक्त हो चुके थे, तब वो जा नहीं सकते थे। मेरी माता जी को भी मिला फर्स्ट क्लास के बाद, वो कहीं भी नहीं आ पाई क्योंकि वो अशक्त हो चुकी थी। तो सरकार का प्रयास सही था, माना जाएगा, लेकिन उन्होंने जो है उनको जो मिला वो देर से मिला, देर से दिया गया। पिताजी को पर एक अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित हुआ, वो पंडित पनासे चतुर्वेदी प्रयाग के जो बहुत बड़े साहित्यकार थे, पद्मश्री पद्म विभूषण मिला था उन्हें। और अमर उजाला के संपादक, संस्थापक संपादक स्वर्गीय डोला अग्रवाल जी, और स्वराज टाइम्स के प्रधान संपादक आनंद शर्मा जी, और ये शिव प्रकाश पचौरी जी, प्रताप चंद्र जैसा, ये लोगों ने इसका संपादन किया था। और उस ग्रंथ में बाबा पृथ्वी सिंह आजाद, दुर्गा भाभी, रामकृष्ण खत्री जी, मनमथनाथ गुप्ता जी, इन सभी के लेख पिताजी के बारे में है, और बहुत सिलेक्टेड लोगों का, बहुत अच्छे लोगों का है, छोटा लेकिन है इतना समृद्ध कि वो हमेशा याद किया जाएगा उस तरह का ग्रंथ है। और उनका जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ था तो उसका एक विमोचन समारोह हुआ था, उसमें मनमथनाथ गुप्ता जी खुद आते बहुत बड़े इतिहासकार हैं, स्वतंत्रता आंदोलन बहुत लिखा है, और करीब 51 संस्थान उनका सम्मान किया था। इसके अलावा हाथरस में दीपचट मेले के पत्रकार सम्मेलन में और अन्य कार्यक्रमों में वो लगातार सम्मानित हो चुके। शासन, प्रशासन और समाज का उनको पूरा सम्मान मिला। अंत में मैं आपसे इतना ही पूछना चाहूंगी कि हमारी सरकार के लिए या हमारी जो भावी पीढ़ी है उनके लिए आपका क्या एक मैसेज, एक सोशल मैसेज रहेगा? ये एक अच्छा विषय है और अच्छा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अच्छा प्रयास किया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के साथ साथ इतिहास को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, स्वतंत्रता कर्म संग्राम के इतिहास को, वो बहुत अच्छी। ओके, तो क्या था अमृत महोत्सव है ना, तो हम सबको स्वतंत्रता सेनानियों के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को पढ़ना चाहिए, उसे सीखना चाहिए लगातार उस पर, और उनसे देशभक्ति की प्रेरणा लेनी चाहिए। और उस समय जो देशभक्ति की भावना का जो अभाव थोड़ा थोड़ा होता जा रहा है, जो कर्तव्य निष्ठा कम होती जा रही है, जो लगनशीलता कम होती जा रही है, और जज्बा कम होता जा रहा है, वो हमें क्रांतिकारियों से, उन देशभक्तों से सीखना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि वो जो कलम आज उनकी जय बोल करके एक उनका रामधारी सिंह दिनकर की करता है, कलम आज उनकी जय बोल मिट गए मेरा मेरा कि बाद में बता, तो ये करके इसको लोग अपनाएं, और हम हमेशा उन साहित्यकारों, पत्रकारों को, कवियों को भी याद रखें और लगातार उनका गुणगान करें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी से याद है।
तो करुणेश जी एक उदाहरण रहे हैं कि आप न सिर्फ अपने कर्मों से बल्कि अपनी कलम से भी देश को स्वतंत्र बनाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यहाँ हमें समझ में आता है कि हमारे देश में पत्रकारिता, जिसे कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो उसकी जो महत्ता है वो हम सबके सामने आती है। तो ये थी कुछ जानकारी स्वतंत्रता सेनानी श्री रोशन लाल गुप्त करुणेश जी के बारे में, उनकी वीर गाथा के विषय में। आपको बता दें कि जैसा कि सर ने बताया कि उन्होंने आयुर्वेद जगत में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी शिक्षा के कारण वे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान दे पाए। साथ ही साथ उनकी पुस्तक उर्मिला के 14 वर्ष, सर ने भी बताया कि आज भी कई लोगों द्वारा एक धार्मिक पुस्तक के तौर पर भी पढ़ी जाती है। आगरा शहर का न सिर्फ मुगल स्मारकों के कारण नाम है, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई आंदोलनों में आगरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इस भूमिका में इसका अधिकतर श्रेय गलत नहीं होगा अगर हम आदर्श नंदन जी को भी दें। आदर्श नंदन जी के स्वर्गीय पिताजी श्री रोशन लाल गुप्त जी को जाता है। मैं विधि त्रिपाठी भारत के इस वीर पुत्र को शत नमन करती हूँ और इनके परिवार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपने बेशकीमती समय में से हमारे लिए वक्त निकाला। आप करुणेश जी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल श्री रोशन लाल गुप्त करुणेश जी से भी जुड़ सकते हैं। जय हिंद।